कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जो इंसान करना नहीं चाहता। गुस्से में इसकी संभावना प्रबल होती है। हाँ, एक बात यह भी है कि जब आदमी ऐसा कृत्य कर गुजरता है तो वह अपने बचाव के रास्ते भी सुदृढ़ तरीके से तैयार करता है। यही वजह थी कि पूर्णिमा सेठी के हत्यारे तक पहुंचने में 300 गज में फैली उस कोठी में 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम भूतल पर था। 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम पहली मंजिल पर था। दाएं हिस्से में एक लंबी ओपन गैलरी कोठी के पीछे के हिस्से में बने गैराज तक गई थी। ऊपर की मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां अंदर से भी थीं और बाहरी गैलरी से भी। इस कोठी में एक ही परिवार रहता था। इस परिवार में मात्र 5 प्राणी थे। नरेश सेठी, उसकी पत्नी पूर्णिमा सेठी और नौकर रामकिशन उर्फ रामू। नरेश सेठी का एकमात्र 8 वर्षीय बेटा विशु मसूरी के किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था और बोर्डिंग में रहता था। पूर्णिमा सेठी की लाश ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम में डबल बेड पर पड़ी मिली थी। उसे गला घोंट कर मारा गया था। जिस चुन्नी से पूर्णिमा का गला घोंटा गया था वह उसी की थी और उसके गले में ही लिपटी मिली थी। पता चला कि पूर्णिमा सेठी सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक घर में अकेली थी। उसका पति नरेश सेठी अपने ऑफिस गया हुआ था और नौकर रामू कनाट प्लेस। इसी बीच किसी समय पूर्णिमा का कत्ल हुआ था। पूर्णिमा की लाश सबसे पहले दोपहर के 1:30 बजे नौकर रामू ने देखी थी। उसी ने शोर मचाकर पास पड़ोस के लोगों की बुलाया था। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। जिस वक्त मैं मौका ए वारदात पर पहुंचा उस समय पूर्णिमा का पति नरेश आ चुका था और इंस्पेक्टर उसी से पूछताछ कर रहा था। नरेश ने बताया कि वह सुबह 9 बजे घर से निकला था। रास्ते में उसे 2-3 जगह जाना था। वहीं से होता हुआ वह 1:45 बजे ऑफिस पहुंचा था। 2 बजे उसे ऑफिस में ही पूर्णिमा की हत्या की सूचना मिली थी। पूछताछ में रामू ने बताया कि वह सुबह 9:30 बजे घर से निकला था। उसे पहले जमुना पार शकरपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर जाना था और उसके बाद कनाट प्लेस की एक ट्रैवल एजेंसी से मैडम का मुंबई का हवाई टिकट लेकर वापस लौटना था। ये काम करके वह 1:30 बजे कोठी पर लौटा। उस समय कोठी का मुख्य द्वार बंद था पर अंदर के सारे दरवाजे खुले मिले। मैडम नीचे दिखाई नहीं दी तो वह ऊपर पहुंचा। वहीं उसने बेडरूम में मैडम की लाश पड़ी देखी। घर में न तो किसी प्रकार की लूटपाट हुई थी और न ही कोई चीज गायब थी। संघर्ष का भी कोई चिन्ह नहीं मिला। अलबत्ता जिसमें पूर्णिमा की लाश मिली थी उसी बेडरूम में बेड के पास कमीज का गुलाबी रंग का एक बटन जरूर पड़ा मिला। बटन रामू की उसी कमीज का था जो वह पहने हुए था। रामू को स्वयं पता नहीं था कि उसकी कमीज का एक बटन गायब है। इंस्पेक्टर ने इस ओर उसका ध्यान दिलाया तो वह चौंका। उसने बताया कि सुबह कमरे की सफाई करते समय बटन टूटा होगा। रामू शादीशुदा युवक था। वह उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर का रहने वाला था और पिछले 11 सालों से नरेश सेठी के घर में नौकरी कर रहा था। मात्र बटन के आधार पर उस पर शक करना बेमानी था। मैंने इंस्पेक्टर को साथ लेकर कोठी की दोनों मंजिलों का मुआयना किया। कोठी की छानबीन में हमें कई ऐसी चीजें मिलीं जो हमारी जांच को दिशा दे सकती थीं। ऐसी चीजें थीं: फ्रिज के ऊपर रखा मिला एक बिल और कुछ खुले रुपए। बिल 440 रुपए का था और उसी के पास 10 रुपए खुले रखे थे। नरेश सेठी ने बताया कि वह बिल दूध का है। उस दिन महीने की 2 तारीख थी और 2 तारीख को ही दूध वाला बिल लेने आता था। बिल के अलावा हमें कुछ और भी ऐसी चीजें मिलीं जिन्हें मुद्दा बनाकर घटना की जड़ों को टटोल सकते थे। चाय के 2 झूठे प्याले रसोई के सिंक में पड़े मिले थे और 2 ऊपर की मंजिल वाले ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर। इसके अलावा नीचे की मंजिल वाले ड्राइंग रूम के सोफे पर हमें खूबसूरत सा एक पेन भी पड़ा मिला। वहीं पर साइड टेबल पर 2 किताबें और एक आधी लिखी नोटबुक रखी थी। दोनों ही किताबें जनरल इंग्लिश की थीं और नोटबुक में भी अंग्रेजी ही लिखी थी। पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्णिमा सेठी मदन भाटिया नाम के एक ट्यूटर से अंग्रेजी बोलना सीख रही थी, जो उसे प्रतिदिन 11 से 12 बजे के बीच पढ़ाने आता था। सोफे पर मिले पेन को पूर्णिमा का पति नरेश तो नहीं पहचान पाया। अलबत्ता रामू ने उस पेन को पहचान कर बताया कि उस तरह का पेन मदन भाटिया अपनी जेब में लगाए रहते थे। सिंक और ऊपर की मंजिल वाले ड्राइंग रूम की टेबल पर मिले प्यालों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि उनमें किसने चाय पी थी। हमने अनुमान लगाया कि चाय 2 बार बनाई गई थी और दोनों बार नीचे की मंजिल वाली रसोई में ही बनी थी। पूर्णिमा ने दोनों बार चाय एक ही व्यक्ति के साथ पी या अलग अलग व्यक्तियों के साथ, यह कहना मुश्किल था। ऊपर की मंजिल पर पूर्णिमा सेठी किसी खास व्यक्ति को ही साथ ले जा सकती थी। प्यालों से यह भी संदेह हुआ
कि पूर्णिमा सेठी की हत्या संभवतः दूसरी बार चाय पीने के बाद चाय पीने वाले व्यक्ति द्वारा की गई होगी। 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच हुई हत्या की वारदात के लिए हमने 5 लोगों को संदेह के दायरे में रखा। ये थे रामू, मृतका का पति नरेश सेठी, दूध वाला शंकर और ट्यूटर मदन भाटिया। 5वें नंबर पर उस शख्स पर संदेह किया जा सकता था जिसके साथ पूर्णिमा ने ऊपर के ड्राइंग रूम में चाय पी थी। इन 5 में सबसे ज्यादा संदिग्ध रामू लगा। वह काफी घबराया हुआ भी था, जिससे उस पर संदेह और भी बढ़ा। मैंने रामू से पूछा, तुम कहाँ सोते हो? पहली मंजिल के जिस बेडरूम में मैडम की लाश मिली है उसी के बराबर वाले बेडरूम में सोता हूँ। कोठी में सर्वेंट क्वार्टर न होने की वजह से मालिक ने वह कमरा मुझे दे रखा है, रामू बोला। रामू पर शक था, इसीलिए मैंने उसके कमरे में जाकर देखा। जिस कमरे में रामू सोता था उसमें सिंगल बेड पड़ा हुआ था। सामान या सजावट के नाम पर उस कमरे में कुछ नहीं था, अलावा रामू के कपड़ों और ज़रूरत की दूसरी चीज़ों के। बेड भी सामान्य सा था। बेड के साथ वाले शोकेस में एक औरत और बच्चे का सादा सा फोटो फ्रेम रखा था। वह रामू की पत्नी और बच्चे का फोटो था। मैंने रामू के बेड को गौर से देखा तो मुझे लगा कि उस कमरे में ज़रूर कुछ न कुछ अस्वाभाविक घटा था। रामू के कमरे का निरीक्षण करने पर खिड़की में लाल रंग की टूटी हुई चूड़ी का एक टुकड़ा मिला। पूर्णिमा सेठी के दोनों हाथों में कोई चूड़ी नहीं मिली थी। मैंने चूड़ी के उस टुकड़े को सावधानीपूर्वक उठा लिया। जिस खिड़की में टुकड़ा मिला था वह पीछे की ओर गली में खुलती थी। कुछ सोचकर मैं कोठी के बाहर आया और आस पड़ोस की 2-3 कोठियों का चक्कर काटकर पीछे वाली गली में पहुंचा। पीछे वाली गली से मुझे रामू के कमरे की वह खिड़की नजर आ गई जिसमें चूड़ी का टुकड़ा मिला था। मैंने उस खिड़की के नीचे गली में खोजबीन की तो लाल चूड़ियों के वैसे ही 8 टुकड़े मिल गए। सारे टुकड़े एकत्र करके मैंने कागज में रख लिए। मैंने वे टुकड़े नरेश सेठी को दिखाकर पूछा, ये टुकड़े तुम्हारी पत्नी की चूड़ियों के हैं? नहीं, नरेश सेठी ने 2 टूक जवाब दिया। मेरी पत्नी कांच की चूड़ियां विशेष अवसरों पर ही पहनती थीं। लाल रंग की चूड़ियां तो उसने कभी पहनी ही नहीं। चूड़ियां तो क्या, लाल रंग के कपड़ों तक से उसे चिढ़ थी। रामू के कमरे की खिड़की के नीचे से चूड़ियों के टुकड़े एकत्र करते समय मैं सोच रहा था कि मैं हत्यारे के करीब पहुंच गया हूं, लेकिन नरेश सेठी ने यह बात बताकर मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। रामू 27 से 28 साल का था। लगभग इतनी ही उम्र पूर्णिमा सेठी की भी थी। ऐसी स्थिति में संदेह के लिए कई बातें सोची समझी जा सकती थीं। मैंने रामू को चूड़ियों के टुकड़े दिखाकर पूछा, पहचानते हो इन्हें? तुमने ही खिड़की से बाहर फेंके थे? जी नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। कोई बात नहीं, थाने चलकर हम पता लगा लेंगे। मैंने उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला तो वह रोने लगा। साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इस घर में 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं इस परिवार का बुरा नहीं सोच सकता। नरेश सेठी पत्नी की असमय मौत के गम से व्यथित था। फिर भी उसने रामू को तसल्ली दी, समझाया, डर मत, पुलिस को अपना काम करने दे। मैंने नरेश सेठी से पूछा कि क्या उसे रामू के शकरपुर और कनाट प्लेस जाने की बात मालूम थी। उसने बताया कि इस संबंध में तो उसे कोई जानकारी नहीं थी। अलबत्ता यह जरूर मालूम था कि पूर्णिमा को 5 अगस्त को मुंबई जाना है और इसके लिए उसने कनाट प्लेस की किसी ट्रैवल एजेंसी को टिकट का इंतजाम करने को कहा था। मैंने रामू से उसके शकरपुर वाले रिश्तेदार और ट्रैवल एजेंसी का पता ले लिया। फिर वह टिकट देखा जो वह लेकर आया था। टिकट वास्तव में 5 अगस्त का ही था। पूर्णिमा मुंबई किस सिलसिले में जा रही थी? मेरे यह पूछने पर नरेश सेठी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उस वक्त हमारे सामने रामू के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हम संदेह के दायरे में रख सकते। इसीलिए हम रामू को पूछताछ के लिए थाने ले आए। चूड़ियों के टुकड़े, कमीज का बटन, सोफे पर मिला पेन, ड्राइंग रूम और सिंक में मिले चाय के प्याले, फ्रिज पर मिला दूध का बिल और पैसे आदि सभी चीजें हमने जांच के लिए कब्जे में ले ली थीं। इसके साथ ही हमने हत्या का केस दर्ज करने के बाद पूर्णिमा सेठी की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी थी। जिन दिनों की यह बात है उन दिनों मैं एसीपी था। मेरा ऑफिस थाने में ही था। थाने पहुंचते ही मैंने 2 सब इंस्पेक्टरों को बुलाया। उनमें से एक को कनाट प्लेस स्थित ट्रैवल एजेंसी और दूसरे को रामू के शकरपुर स्थित रिश्तेदार के यहाँ भेजा। शाम होते होते मुझे दोनों जगह की रिपोर्ट मिल गई। पता चला कि रामू 11:15 बजे अपने मौसा श्याम बाबू के यहाँ पहुंचा था। श्याम बाबू के पास रामू 1.25 घंटे के करीब रुका। उसके बाद वह कनाट प्लेस स्थित ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस पहुंचा। वहां वह 12 या 12:15 बजे पहुंचा था
12 बजे पहुंचा था और 15 या 20 मिनट वहां रहा। फिर वहां से मैडम का एयर टिकट लेकर वापस लौट आया। रात को हमने रामू से पूछताछ की। रामू के अनुसार उसने न तो पूर्णिमा सेठी का कत्ल किया था और न वह ऐसा सोच सकता था। पूर्णिमा को वह अपनी बहन मानता था। रामू ने बताया कि वह 1:30 नहीं बल्कि 1 बजे कोठी पर वापस लौटा था। उसे कोठी का मुख्य दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खोलकर जब वह अंदर पहुंचा तो उसे सारे दरवाजे खुले मिले। उसने मैडम को पहले नीचे खोजा, लेकिन जब वह नीचे नजर नहीं आई तो वह ऊपर की मंजिल पर गया। ऊपर की मंजिल पर उसने मैडम को अपने कमरे में बेड पर पड़े देखा तो उसका माथा ठनका। मैडम ऊपर की मंजिल पर कम ही आती थी। उसके रूम में तो मैडम के आने का प्रश्न ही नहीं था। रामू ने बताया कि मैडम को 2 चीजें चमचमाती हुई रखने का शौक था, एक बाथरूम और दूसरा बेड। वह न तो किसी के बेड पर बैठना पसंद करती थी और न ही किसी को अपने बेड पर बैठाती थी। मैडम का रामू के बेड पर तो बैठने का प्रश्न ही नहीं था। वह समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। गौर से देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि मैडम मर चुकी हैं। उनके गले में जिस ढंग से चुन्नी लिपटी थी उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उन्हें गला घोंट कर मारा गया था। पूर्णिमा सेठी की हत्या रामू के कमरे में उसी के बेड पर हुई थी। वह ये सोचकर डर गया था कि सब उसी पर शक करेंगे, वह पकड़ा जाएगा। सोच विचार कर उसने मैडम की लाश को अपने कमरे से हटाने का निश्चय किया। सबसे पहले उसने लाश को नीचे वाली मंजिल में ले जाने की सोची, लेकिन पूर्णिमा सेठी चूंकि उससे काफी भारी थीं, इसलिए उसे अपना इरादा बदलना पड़ा। अंततः उसने पूर्णिमा की लाश को अपने कमरे से उठाकर दूसरे बेडरूम के बेड पर डालने का निश्चय किया। ऐसा ही उसने किया भी। लाश को दूसरे बेडरूम में डालते समय ही उसकी कमीज का बटन भी ढूंढा था, जिस पर बौखलाहट में ध्यान नहीं दे पाया था। इतना सब करने के बाद रामू ने अपने आप को सामान्य किया और फिर शोर मचाकर आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया था। रामू से हमने रात को 12:30 बजे पूछताछ शुरू की थी, जो सुबह 4:30 बजे तक चलती रही। इस पूछताछ के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि रामू जो कह रहा है वह सच है। उसने अपने बचाव के लिए हत्या के सबूतों को अपने स्थान से हटाने और मिटाने का अपराध जरूर किया है, लेकिन वह हत्यारा नहीं है। अब सवाल यह था कि पूर्णिमा सेठी की हत्या रामू ने नहीं की तो किसने की? रामू के बाद संदिग्धों की लिस्ट में हम दूधिया शंकर, ट्यूटर मदन भाटिया और नरेश सेठी को रख सकते थे। रामू की गैर मौजूदगी में मदन भाटिया और शंकर कोठी पर आए थे। इस बात के प्रमाण हमारे पास थे ही। मदन भाटिया का पता मैंने नरेश सेठी से ले लिया था। शंकर का पता उसके पास भी नहीं था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि वह सुबह होते ही एक हवलदार को इस निर्देश के साथ नरेश सेठी की कोठी पर भेज दें कि शंकर अगर दूध देने आए तो वह उसे थाने ले आए। सुबह में मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि एक एसआई को मदनगीर स्थित भाटिया के घर भेजकर उसे बुला लें। मदन भाटिया की उम्र 32 से 33 साल थी। स्वभाव से वह सीधा सज्जन लगता था। उसे लेकर आने वाले दरोगा ने मेरी हिदायत के मुताबिक उसे पूर्णिमा सेठी के कत्ल की बात नहीं बताई थी। मैंने मदन भाटिया को सामने की कुर्सी पर बैठाकर पूछताछ की, कुछ सामान्य रूप से तो कुछ तीखे सवालों के साथ। मदन भाटिया के चेहरे और मन के भावों को समझने के लिए मैं उसके साथ सख्ती से पेश आया था। पूर्णिमा सेठी की हत्या की बात सुनकर मदन भाटिया बेहद आश्चर्य में था। उससे बातचीत के दौरान मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि वह इस मामले में कहीं दोषी है। मैंने उससे पिछले दिन की सारी बातें बताने को कहा। मदन भाटिया ने बताया कि वह रोज की तरह गत दिवस भी 11:15 बजे नरेश सेठी की कोठी पर पहुंचा था। उसने घंटी बजाई तो रामू की जगह पूर्णिमा सेठी ने दरवाजा खोला। पता चला रामू कहीं बाहर गया हुआ था। मदन भाटिया पूर्णिमा के साथ अंदर गया और ड्राइंग रूम में सोफे पर जा बैठा। पूर्णिमा वहीं बैठकर पढ़ती थी। उसने मदन भाटिया को पानी पिलाया और किताबें तथा नोटबुक लेकर पढ़ाई के लिए आ बैठी। इत्तेफाक से पूर्णिमा पेन लाना भूल गई थी। वह पेन लाने के लिए उठी तो भाटिया ने उसे अपना पेन दे दिया। भाटिया ने लगभग पौन घंटे तक पूर्णिमा को पढ़ाया। जब वह जाने लगा तो पूर्णिमा चाय पीने की जिद करने लगी। वह बैठ गया। पूर्णिमा रसोई में जाकर 2 कप चाय बना लाई। चाय पीते समय पूर्णिमा की नजर किताबों के ऊपर रखे पेन पर पड़ी तो उसने पेन उठाकर भाटिया की ओर बढ़ाया। उस समय भाटिया के हाथ में चाय का प्याला था। उसने यह सोचकर पेन सोफे पर रख दिया कि जाते समय उठा लेगा, लेकिन उसे पेन उठाने का ध्यान नहीं रहा। मदन भाटिया नरेश सेठी की कोठी से 12:15 बजे लौटा था। अगर वह सच बोल रहा था तो फिर कत्ल 12:15 से 1 बजे के बीच पौन घंटे की अवधि में हुआ था। मदन भाटिया के अनुसार पूर्णिमा ने उसे चाय पिलाई थी। चाय के प्याले भी सिंक में पड़े मिले थे।
इसका मतलब यह था कि ऊपर वाली मंजिल में चाय के जो प्याले मिले थे उनमें पूर्णिमा ने मदन भाटिया के जाने के बाद किसी और के साथ चाय पी थी। रामू और मदन भाटिया को भी हम संदेह से मुक्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने दोनों को निगरानी में रखने का आदेश दिया। दूसरा सब इंस्पेक्टर शंकर को लेकर 10:30 बजे मेरे ऑफिस आया। शंकर 40 से 42 साल का गट्ठे हुए बदन का व्यक्ति था। मैंने शंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि गत दिवस वह 10:15 बजे सेठी की कोठी पर पहुंचा था। उसने घंटी बजाई तो रामू की जगह पूर्णिमा सेठी ने दरवाजा खोला। उसने अंदर जाकर दूध दिया और साथ ही पिछले महीने का बिल भी। पूर्णिमा सेठी ने उसे 450 रुपए लाकर दिए। बिल 440 रुपए का था, अतः उसने 10 रुपए पूर्णिमा को लौटा दिए। उसके बाद वह वहां से चला गया था। मदन भाटिया के अनुसार पूर्णिमा सेठी 12:15 बजे तक सही सलामत थी, जबकि शंकर 10:15 बजे ही कोठी पर पहुंचा था। ऐसी स्थिति में उस पर शक करने की कोई तुक नहीं थी। फिर भी एहतियात के तौर पर मैंने उसे भी निगरानी में रखने को कहा। पूर्णिमा की हत्या हुए 24 घंटे होने को थे। इस बीच नरेश सामान्य हो गया होगा, ये सोचकर मैं इंस्पेक्टर को साथ लेकर उसकी कोठी पर पहुंचा। वहां पर हमें पूर्णिमा के माता पिता और भाई भी मिल गए। वे लोग रात को आए थे। पता चला पूर्णिमा का मायका चंडीगढ़ में था। हमने पूर्णिमा के माता पिता और भाई से बातचीत की तो उन्होंने अपने दामाद पर किसी तरह का संदेह व्यक्त नहीं किया। उनका कहना था कि नरेश पूर्णिमा को बहुत प्यार करता था। ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से उसे पूर्णिमा की हत्या करने की जरूरत पड़ती। मैंने नरेश सेठी को एक अलग कमरे में बैठाकर पूछताछ की। उसने बताया कि गत दिवस उसे 2-3 जगह जाना था, इसीलिए वह सुबह 9 बजे घर से निकल गया था। घर से रवाना होने के बाद वह पहले जैकी एक्सपोर्ट के मालिक नवीन खन्ना के घर ग्रेटर कैलाश गया। नवीन खन्ना के घर वह आधा घंटा बैठा रहा। वहां से वह आरके पुरम स्थित अशोक बब्बर के घर गया। अशोक बब्बर की कालकाजी में बब्बर ओवरसीज के नाम से एक्सपोर्ट कंपनी थी। बब्बर के साथ वह 1 घंटे तक रहा। बब्बर के घर से वह लक्ष्मीबाई नगर स्थित अंजलि एक्सपोर्ट में पहुंचा। इस कंपनी के मालिक रमेश भसीन के साथ वह 1.5 घंटा रहा। फिर वह ग्रीन पार्क स्थित अपने ऑफिस गया। तब तक दोपहर के 1:45 बज गए थे। 2 बजे उसे ऑफिस में ही पूर्णिमा की हत्या की सूचना मिली। नरेश सेठी के सच झूठ को परखने के लिए मैंने तीनों पथों से जानकारी कराई तो पता चला उसकी बात सच थी। लेकिन इसके बावजूद हम नरेश सेठी को शक के दायरे से बाहर नहीं कर सकते थे। वजह यह थी कि नरेश जिन जिन जगहों पर गया था वे सब लाजपत नगर के करीब थीं। नरेश के पास चूंकि कार थी इसलिए वह आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क और लक्ष्मीबाई नगर कहीं से भी 10 से 15 मिनट में लाजपत नगर पहुंच सकता था। बाकी सारी चीजें तो पता चल गई, लेकिन हम यह पता नहीं लगा पाए कि पूर्णिमा ने दूसरी बार किसके साथ चाय पी थी। दोपहर होते होते हमें पूर्णिमा सेठी की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। उसकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। मृत्यु से पहले उसके साथ कुकर्म या सहवास नहीं हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिमा की मृत्यु दोपहर 2 बजे के बाद हुई थी। नरेश सेठी की कोठी से न तो कोई सामान गायब था, न पूर्णिमा के साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ था। फिर हत्या क्यों की गई, इस मुद्दे पर हम बुरी तरह उलझ कर रह गए। कोई राह नहीं सूझी तो मैंने रामू के कमरे की खिड़की के नीचे गली में मिले चूड़ियों के टुकड़ों को जांच का मुद्दा बनाया। सारे टुकड़ों को जोड़ा गया तो 2 चूड़ियों के मॉडल तैयार हुए। मैंने चूड़ियों के इन मॉडलों की नाप को पूर्णिमा के हाथों में मिली चूड़ियों से मिलाया तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मॉडल वाली चूड़ियों की साइज पूर्णिमा की चूड़ियों से काफ़ी छोटी थी। संदेह होने पर मैंने नरेश सेठी की कोठी पर जाकर वार्डरोब में रखी पूर्णिमा की कांच की चूड़ियाँ देखीं। उन चूड़ियों में वास्तव में लाल रंग की कोई चूड़ी नहीं थी। साइज भी घटनास्थल पर मिली चूड़ियों से बड़ी थी। इससे यह बात साफ हो गई कि खिड़की के बाहर गली में मिले चूड़ियों के टुकड़े पूर्णिमा के नहीं थे। नरेश सेठी ने मेरे 3 बार पूछने पर भी यह बात स्पष्ट नहीं की थी कि पूर्णिमा मुंबई किस लिए जा रही थी। ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। रामू उस परिवार में पिछले 11 साल से नौकरी कर रहा था। ये सोचकर कि उसे परिवार के सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी रहती होगी, मैंने रामू से पूछताछ करने की सोची। इस बारे में रामू ने बताया कि मुंबई में मैडम के एक कजिन परवीन चड्ढा का काफ़ी बड़ा कारोबार है। उनके कारोबार में मैडम स्लिपिंग पार्टनर थीं। वह उन्हीं के पास मुंबई आती जाती थीं। कितने कितने दिनों के अंतराल से जाती थीं। मैंने पूछा तो रामू ने बताया कि वह महीने में 1 से 2 बार मुंबई ज़रूर जाती थीं और 3 से 4 दिन में लौटती थीं।
इतना ही नहीं, कभी कभी परवीन चड्ढा भी दिल्ली आते रहते थे। वह हमेशा होटल में ठहरते थे। मेरे पूछने पर रामू ने यह भी बताया कि नरेश सेठी मैडम के बार बार मुंबई आने जाने से खुश नहीं थे। इस बात को लेकर दोनों में एक दो बार झड़पें भी हुई थीं। यह बात पता चलते ही मैंने नरेश सेठी को बुलाया। उससे परवीन चड्ढा के बारे में पूछा तो वह थोड़ी झुंझलाहट में बोला, मैं उस शख्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उससे मेरा न तो कोई सरोकार था न है। लेकिन तुम्हारी पत्नी का तो था। वह उसके पास महीने में 2-2 बार जाती थी। नरेश सेठी कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, आप परवीन चड्ढा को इस केस में न घसीटें तो ठीक रहेगा। इससे हमारी बदनामी हो सकती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वह मुंबई से यहाँ आकर पूर्णिमा का कत्ल नहीं कर सकता। इसकी उसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूर्णिमा ने उसकी बहुत मदद की थी। कर भी तो सकता है। पूर्णिमा उसके कारोबार में स्लिपिंग पार्टनर थी। हो सकता है उसने अपने किसी व्यावसायिक लाभ के लिए। मैंने कहना चाहा तो नरेश सेठी खींजे से स्वर में बोला, स्लिपिंग पार्टनर सिर्फ नाम के लिए थी, एक बहाना था यह। नरेश सेठी की बातों से मैं समझ गया कि पूर्णिमा और परवीन चड्ढा के बीच चाहे जो भी रिश्ता रहा हो, उसे नरेश सेठी पसंद नहीं करता था। मैं नरेश सेठी को लेकर उसकी कोठी पर गया और उसके बेडरूम और ड्राइंग रूम में लगे फ़ोन के पास रखी मैसेज स्लिप एंड चेक की। बेडरूम के फ़ोन वाली स्लिपों में मुझे एक काम का टेलीफोन नंबर मिल गया। इस नंबर के साथ 311 लिखा था। मैंने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया तो मेरा अनुमान सही निकला। वह नंबर नई दिल्ली के एक होटल का था। मैं समझ गया कि 311 इसी होटल के कमरे का नंबर है। ऑफिस लौटकर मैंने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाकर कहा कि वह उस होटल के रिकॉर्ड से पता लगाए कि कमरा नंबर 311 में 1 और 2 तारीख को कौन ठहरा था। वह कब होटल आया और कब गया? क्या उसके साथ कोई महिला भी थी? सब इंस्पेक्टर ने वापस लौटकर जो कुछ बताया वह मेरी आशा के अनुरूप था। पता चला उस कमरे में 30 तारीख से 2 तारीख की शाम तक परवीन चड्ढा ठहरा था। साथ में एक औरत भी थी जो उसने अपनी पत्नी बताई थी। परवीन चड्ढा ने अपना नाम पता सही लिखा था। आगमन की जगह उसने मुंबई लिखा था और जाने की जगह चंडीगढ़। परवीन चड्ढा दिल्ली आया हो और पूर्णिमा से न मिला हो, ऐसा संभव नहीं था। मुझे लगा कि पूर्णिमा का कत्ल संभवतः परवीन चड्ढा ने ही किसी औरत की मदद से किया है। कत्ल क्यों किया, यह वही बता सकता है। परवीन चड्ढा के बारे में जानकारी मिलने के बाद मैंने शंकर और मदन भाटिया को इस चेतावनी के साथ जाने की इजाजत दे दी कि वह पूछताछ के लिए दिल्ली में ही उपलब्ध रहे। रामू की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी। परवीन चड्ढा का मुंबई और चंडीगढ़ का पता नरेश सेठी से मिल गया था। मैंने उसी रात उसकी तलाश में दोनों जगह पुलिस पार्टियां भेजी। चंडीगढ़ गई पुलिस पार्टी दूसरे दिन परवीन चड्ढा को साथ लेकर दिल्ली लौट आई। उसके साथ उसकी पत्नी परमजीत कौर भी थी। वे दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। परवीन चड्ढा कुछ दुखी और परेशान सा भी लग रहा था। मैंने सबसे पहले परमजीत कौर की चूड़ियों का साइज चेक किया। परमजीत कौर का साइज भी बड़ा था। घटनास्थल पर मिली चूड़ियाँ उसकी नहीं थीं। यह देख मुझे आश्चर्य हुआ। परवीन और परमजीत से बातचीत के बाद यह बात तो साफ हो गई कि होटल में वह दोनों ही कमरा नंबर 311 में ठहरे थे। मैंने परमजीत कौर से पूछा, आप पूर्णिमा सेठी को जानती थीं? हाँ, सालों पहले 2-3 बार मुलाकात हुई थी, परमजीत कौर ने बताया। तो मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह तो हर महीने मुंबई जाती थीं, क्या आपके घर नहीं ठहरती थीं? नहीं, उसने जवाब दिया। वह आप लोगों के व्यवसाय में स्लिपिंग पार्टनर थीं? स्लिपिंग पार्टनर? परमजीत ऐसे चौंकी जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। मेरी और परमजीत कौर की इन बातों से परवीन चड्ढा के चेहरे का रंग उतर गया था। वह नजरें झुकाए बैठा था। मैंने परमजीत से एक सवाल और पूछा, आपको मालूम है आपके पति 1 और 2 तारीख को दिल्ली में पूर्णिमा सेठी से मिले थे? नहीं, यह बात मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने परवीन को समझाते हुए कहा। चड्ढा, आपकी प्रेमिका का कत्ल हो चुका है। हमें संदेह है कि कत्ल में आप शामिल हैं। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो हमें सारी बातें साफ साफ बता दें। परवीन चड्ढा की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। उसके एक ओर पुलिस थी, दूसरी ओर बीवी। चेहरे का रंग उड़ जाना स्वाभाविक था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन बोलना उसकी मजबूरी थी। परवीन चड्ढा ने जो कुछ बताया उसका सार यह था कि पूर्णिमा और परवीन दोनों सहपाठी रहे थे। शादी से पहले दोनों न केवल एक दूसरे को जानते थे बल्कि प्यार भी करते थे। उनकी शादी भी हो जाती।
लेकिन परवीन चड्ढा को 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने इंग्लैंड जाना पड़ा। इसी बीच पूर्णिमा के पिता ने उसकी शादी नरेश सेठी से कर दी थी। इस शादी का पूर्णिमा ने विरोध भी किया था, लेकिन अपनी माँ और दिल्ली वाली मौसी के दबाव की वजह से उसे झुकना पड़ा था। मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद परवीन भारत लौटा तो उसने पूर्णिमा को उसकी बेवफाई के लिए ताना दिया। पूर्णिमा ने बताया कि उसने नरेश सेठी से अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। इंग्लैंड से लौटने के बाद परवीन चड्ढा को मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसने चंडीगढ़ की ही एक लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद उसने पूर्णिमा सेठी से मिलना जुलना बंद नहीं किया था। पूर्णिमा के पति का आयात निर्यात का काफ़ी बड़ा कारोबार था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। पूर्णिमा का जब भी मन होता वह परवीन चड्ढा से मिलने मुंबई चली जाती थी। नरेश सेठी की मां की मृत्यु उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी। 2 साल बाद पिता भी चल बसे। ले देकर नरेश सेठी का एक ही बड़ा भाई था जो अमेरिका में रहता था। परवीन को नौकरी करते अभी 3 साल हुए थे कि पूर्णिमा ने उसे कोई अपना व्यवसाय करने की राय दी। उसने उससे यह भी कहा कि वह उसकी आर्थिक मदद करेगी। कुछ पैसा परवीन चड्ढा के पास था, कुछ पूर्णिमा ने दिया। कुछ पैसा बैंक से कर्ज लेकर उसने भांडुप पश्चिम मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनने तो लगे, इसके बावजूद कई कारणों से उतना लाभ अर्जित न हुआ जितना होना चाहिए था। इसका नतीजा यह हुआ कि परवीन चड्ढा की आर्थिक स्थिति नरेश सेठी जैसी सुदृढ़ न हो सकी। उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा सेठी उसकी जब तब रुपए पैसे से मदद करती रही। पूर्णिमा सेठी नरेश सेठी से परवीन चड्ढा को अपना कजिन बताती थी। उसने परवीन चड्ढा के कारोबार में स्लिपिंग पार्टनर होने की बात भी बताई थी। नरेश सेठी चूंकि अपने कारोबार में बेहद व्यस्त रहता था, इसलिए उसने हमेशा उसी बात पर यकीन किया जो पूर्णिमा ने कही थी। पूछताछ में परवीन चड्ढा ने यह बात स्वीकार की कि पूर्णिमा उससे मिलने मुंबई जाती थी और होटल में ठहरती थी। उसने यह भी माना कि 30 जुलाई को दिल्ली आते ही उसने पूर्णिमा को फ़ोन किया था। होटल का फ़ोन नंबर और कमरा नंबर भी उसने ही बताया था। उसने बताया कि वह 31 जुलाई, 1 और 2 अगस्त को पूर्णिमा से उसकी कोठी पर ही जाकर मिला था। वहीं पर पूर्णिमा का 5 अगस्त को मुंबई जाने का प्रोग्राम बना था। परवीन चड्ढा के अनुसार परमजीत कौर को चंडीगढ़ छोड़ते हुए उसे भी 5 अगस्त को मुंबई पहुंचना था। परवीन चड्ढा ने बताया कि पूर्णिमा के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने यह भी बताया कि पूर्णिमा उसे तन मन धन हर तरह से चाहती थी। ऐसी हालत में वह उसका बुरा कैसे सोच सकता था। अगर परवीन चड्ढा सच बोल रहा था तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसे पूर्णिमा का कत्ल करने की जरूरत पड़ती। इस मामले में जितने भी लोग संदिग्ध हो सकते थे, मैंने एक एक कर सभी से पूछताछ कर ली थी। फिर भी मैं हत्यारे की छाया को नहीं छू पाया। समझ में नहीं आ रहा था कि हत्यारा कौन है। मैंने परवीन चड्ढा से पूछा कि 31 जुलाई और 1 व 2 अगस्त को जब वह पूर्णिमा से मिलने गया था तब उसे नरेश सेठी ने तो नहीं देखा था। नरेश सेठी ने तो नहीं, लेकिन 3 अगस्त को जब मैं कोठी से बाहर जा रहा था तो रामू मुझे ज़रूर मिला था। वह उसी समय कहीं से लौटा था। परवीन चड्ढा की इस बात से मुझे लगा कि कहीं नरेश सेठी ने ही तो पूर्णिमा की हत्या नहीं की। हो सकता है चूड़ियों के टुकड़े उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए फेंके हों। मैंने रामू से पूछा कि उसे 3 अगस्त को परवीन चड्ढा को कोठी से निकलते देखा था। क्या यह बात उसने नरेश सेठी से बताई थी? रामू ने बताया कि 3 अगस्त को मैडम ने मुझे 11 बजे टेलीफोन का बिल जमा करने भेजा था। बिल जमा करने में काफ़ी देर लगी। मैं 12:30 बजे जब वापस लौटा तो परवीन चड्ढा कोठी से निकल रहे थे। नरेश सेठी ने मुझे निर्देश दे रखा था कि कभी परवीन चड्ढा दिखाई दे तो बताना। परवीन चड्ढा कई बार कोठी पर आए थे। मैं उन्हें पहचानता था, इसलिए यह बात मैंने मालिक को बता दी थी। रामू की बात से मुझे पक्का विश्वास हो गया कि पूर्णिमा की हत्या उसके पति ने ही की है। लेकिन समस्या यह थी कि नरेश सेठी के खिलाफ हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके बूते पर हम उसे गिरफ्तार कर सकते। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने नरेश सेठी के बेडरूम की तलाशी लेने का निश्चय किया। मैं इंस्पेक्टर को लेकर नरेश की कोठी पर पहुंचा और उससे बातचीत करने के बाद तलाशी लेने की इच्छा जाहिर की। उसने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। नीचे के दोनों बेडरूम, उनकी शेल्फों और अलमारियों में हमें कोई भी ऐसी चीज़ न मिली जिसके आधार पर कोई कड़ी जुड़ पाती।
ऊपर वाले बेडरूम में भी हमें कोई खास चीज नहीं मिली। ऊपर वाले बेडरूम में अलमारी के ऊपर लोहे का पुराना संदूक रखा था। मैंने वह संदूक उतरवाने को कहा तो नरेश सेठी बोला, इस संदूक में माँ के पुराने कपड़े हैं, चाबी भी पता नहीं कहाँ होगी, उसे छोड़िए, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। नरेश सेठी की इस बात से मुझे शक हुआ। मैंने वह संदूक उतरवा लिया और उससे चाबी मांगी। वह बोला, यह संदूक माँ की मौत के बाद से यूं ही बंद है, चाबी पता नहीं कहाँ होगी। वैसे भी चाबियां पूर्णिमा के पास ही रहती थीं। कोई और चारा न देख मैंने संदूक का ताला तोड़वा दिया। उस संदूक में सबसे ऊपर बिना तह किया शादी का लाल जोड़ा कुछ इस तरह रखा था जैसे जल्दी में रखा गया हो। संदूक के अंदर गहने वगैरह तो नहीं थे, अलबत्ता सूखे फूलों की पत्तियां, कुछ पुराने कपड़े और एक पुरानी सफेद चादर थी। देखकर ही बताया जा सकता था कि यह सब सुहागरात की इस्तेमाली चीजें थीं। उसी संदूक में हमें वह सबूत भी मिल गया जिसके आधार पर हम कह सकते थे कि हत्यारा कौन है। वह सबूत था लाल रंग की दर्जन भर से ज्यादा चूड़ियां। ये चूड़ियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी चूड़ियों के टुकड़े खिड़की के बाहर मिले थे। मैंने संदूक के अंदर से चूड़ियां निकालकर हाथ में लीं तो नरेश सेठी के चेहरे का रंग उतर गया। पूर्णिमा की माँ अभी दिल्ली में ही थी। मैंने शादी का जोड़ा और चूड़ियां उसे दिखाई तो उसने बताया कि शादी का जोड़ा और चूड़ियां पूर्णिमा की ही थीं। उसके अनुसार 10 साल पहले जब पूर्णिमा की शादी हुई थी तो वह बहुत दुबली पतली थी, तब उसके हाथों में उसी साइज की चूड़ियां आती थीं। इसके बाद नरेश समझ गया कि अब कुछ भी छिपाना व्यर्थ है। उसने स्वतः ही सब कुछ कह डाला। नरेश सेठी ने बताया कि पूर्णिमा को वह बहुत प्यार करता था। उसे उसने अपने व्यापार में भी ऑन रिकॉर्ड आधे का साझेदार बना रखा था। शादी के बाद शुरू के 6 साल उसने पूर्णिमा के साथ बड़े आराम और प्रेम के साथ गुजारे। इस बीच उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ। तब तक उसे पूर्णिमा और परवीन चड्ढा के संबंधों या प्रेम की कोई बात पता नहीं थी। यही वजह थी कि जब पूर्णिमा ने परवीन के व्यवसाय में पैसा लगाया तो भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। नरेश सेठी के अनुसार पूर्णिमा पर उसे संदेह तब हुआ जब 4 साल पहले रामू ने एक दिन बताया कि परवीन चड्ढा उसके पीछे कोठी पर आता है और घंटों वहां रहता है। पूर्णिमा उस वक्त किसी न किसी बहाने से उसे कहीं भेज देती थी। उस समय मेरा बेटा भी दिल्ली में ही था। उसने भी मुझे यह बात बताई। यह पता चलने के बाद भी मैंने पूर्णिमा पर शक नहीं किया। बाद में जब बेटा मसूरी चला गया और पूर्णिमा हर महीने मुंबई जाने लगी तो मैंने टोका टाकी शुरू की। लेकिन जब जब मैंने कुछ कहा पूर्णिमा मुझसे लड़ बैठती कि मैं बिना वजह उस पर शक करता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वह मुंबई के चक्कर पर चक्कर लगाती रही और मैं कुछ न कर सका। मेरी जानकारी के हिसाब से पूर्णिमा ने परवीन चड्ढा के व्यवसाय में 20 लाख रुपए लगाए थे। यह अलग बात थी कि उस व्यवसाय से पूर्णिमा को लाभ की कोई राशि कभी नहीं मिली थी। इस साल फरवरी में इत्तेफाक से पूर्णिमा की एक व्यक्तिगत डायरी मेरे हाथ लग गई। उस डायरी में पूर्णिमा ने उस रकम का ब्यौरा लिख रखा था जो उसने परवीन चड्ढा को दी थी। मैंने टोटल किया तो पता चला यह रकम लगभग 40 लाख थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ न किया तो पूर्णिमा चड्ढा के चक्कर में मुझे बर्बाद कर देगी। मैंने निश्चय किया कि जैसे भी होगा मैं इस कहानी को खत्म कर दूंगा। नरेश सेठी ने बताया कि पिछले 1 साल से उसे व्यापार में काफी नुकसान हुआ था, पैसे की परेशानी हो रही थी। मैंने पूर्णिमा से कहा कि उसने चड्ढा के व्यवसाय में जो 20 लाख रुपए लगाए हैं उनसे कोई लाभ तो हो नहीं रहा, अतः वापस ले लें। पैसे लाने का बहाना कर वह मुंबई जाती और पैसा लाने के बजाय उसे पैसा देकर आ जाती। मुझसे वह बहाने बना देती। मैंने उससे कई बार कहा कि वह परवीन चड्ढा से मेरी बात करा दे, लेकिन उसने चड्ढा से न तो मेरी बात ही कराई और न मिलवाया। मजबूरी में मैंने एक प्राइवेट जासूस की मदद ली और चड्ढा और अपनी पत्नी के संबंध की हकीकत पता की। जो कुछ पता चला उससे मेरा दिल भी टूटा और विश्वास भी। रामू ने चड्ढा को 3 तारीख को देखा था। उसने यह बात मुझे उसी शाम को बताई। मुझे लगा कि परवीन चड्ढा दिल्ली में ही होगा। मैंने रामू से पूछा, क्या मैडम ने आज दोपहर भी तुम्हें कहीं भेजा था? उसने बताया कि मैडम ने उसे 12 बजे कुछ कीमती साड़ियां देकर कहा था कि वह उन्हें बैंड बॉक्स ड्राई क्लीनर कनाट प्लेस को ड्राई क्लीनिंग के लिए दे आए। साड़ियां देकर रामू 2:30 बजे वापस लौटा था। लाजपत नगर में कई बड़े ड्राई क्लीनर थे, फिर क्लीनिंग के लिए साड़ियां कनाट प्लेस भेजने की क्या तुक थी। मैं समझ गया कि दोपहर में चड्ढा आया होगा, इसीलिए पूर्णिमा ने रामू को कनाट प्लेस भेजा होगा। नरेश ने बताया, 2 अगस्त की सुबह जब मैं ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा था
तो रामू ने मुझसे कहा कि उसके मौसा का फोन आया था, उसे थोड़ी देर के लिए शकरपुर जाना है। मैंने उससे पूछा कि कब तक लौटेगा, तो वह बोला 2-2.5 घंटे में लौट आएगा। पूर्णिमा मेरे पास बैठी थी। वह बोली कनॉट प्लेस से मेरा एयर टिकट भी लाना है। मैंने फ़ोन किया था, 12:30 या 1 बजे तक कंफर्मेशन मिलेगा। नरेश ने मन ही मन हिसाब लगाया। 12:30, 1 बजे तक रामू कनॉट प्लेस में रहेगा, फिर 1-1.5 घंटे में घर लौटेगा। इसी बीच चड्ढा को आना चाहिए। नरेश ने चाय पीते पीते पूरी योजना बना ली कि उसे क्या करना है। हकीकत में उसका इरादा पूर्णिमा और चड्ढा को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने का नहीं था। अलबत्ता उस दिन वह उन दोनों को आमने सामने बैठाकर कुछ बातें साफ कर लेना चाहता था। नरेश ने बताया कि वह अशोक बब्बर के आरके पुरम स्थित घर से 12:15 बजे निकला और पहले ग्रीन पार्क गया। उसका इरादा ऑफिस में जाने का था, लेकिन ऑफिस से थोड़ा पहले ही उसका इरादा बदल गया और उसने घर जाने का निश्चय किया। जिस समय वह कोठी पर पहुंचा उस समय 12:45 बजा था। जब वह अपनी गली में प्रवेश कर रहा था तो उस गली से एक टैक्सी को निकलते देखा। उसे लगा कि वह ऑफिस के चक्कर में लेट हो गया और चड्ढा निकल गया। नरेश सेठी ने बताया कि वह काफी गुस्से में था। कोठी के अंदर पहुंचा तो बाहर का गेट खुला पड़ा था, नीचे की मंजिल के दरवाजे भी खुले हुए थे। पूर्णिमा नीचे नहीं दिखी तो वह ऊपर गया। ऊपर ड्राइंग रूम की मेज पर रखे 2 प्याले देखते ही नरेश समझ गया कि चड्ढा ही आया था। उसने देखा पूर्णिमा ऊपर वाले बेडरूम में पुराना संदूक खोले बैठी थी और उसका सामान सहेज रही थी। नरेश गुस्से में तो था ही। उसने पूर्णिमा से पूछा कि उस संदूक को क्यों खोले बैठी है, लेकिन उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। चड्ढा के बारे में भी उसने जुबान नहीं खोली। इस पर नरेश ने संदूक का सारा सामान उलट पलट कर देखा तो उसे पत्रों का एक बंडल मिला। नरेश ने बंडल खोलना चाहा तो पूर्णिमा उलझ गई। उसने पत्रों का बंडल नरेश के हाथ से छीनने की कोशिश की, जबकि वह सारे पत्र बिना पढ़े लौटाना नहीं चाहता था। नरेश गुस्से में था और पूर्णिमा डरी हुई। जब वह नहीं मानी तो नरेश हाथ पड़ी कुछ चूड़ियां टूट गई थीं। उनके टुकड़े बीनकर नरेश ने रामू के कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिए। दरअसल जिस बेडरूम में नरेश ने पूर्णिमा का गला घोंटा था उसकी खिड़की साइड वाली गैलरी में खुलती थी, जबकि रामू के कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। इसीलिए उसने चूड़ियां वहां से फेंक दी थीं। संदूक में सामान भरने के बाद नरेश ने संदूक अलमारी के ऊपर रख दिया और डबल बेड की चादर झाड़ कर बिछा दी। पत्रों का बंडल साथ लिया और बिना एक पल भी गंवाए कोठी से बाहर निकल गया। ये सारा काम 15 मिनट में निपट गया था। ये इत्तेफाक ही था कि किसी ने उसे आते जाते नहीं देखा था। नरेश ने आगे बताया कि कोठी से निकलकर वह अंजलि एक्सपोर्ट के ऑफिस गया और वहां लगभग पौन घंटा बैठकर अपने ऑफिस चला गया था। पूर्णिमा के कत्ल की पूरी कहानी पता चल चुकी थी। हमने नरेश को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने ऑफिस से पत्रों का पुलिंदा भी बरामद करा दिया। ये पत्र वे थे जो पूर्णिमा ने लंदन और मुंबई के पतों पर शादी से पहले और बाद में परवीन चड्ढा को लिखे थे। पत्रों के हिसाब से उन दोनों में बहुत प्यार था। प्यार ही नहीं, दैहिक संबंध भी था। रामू पर भी भादम्वी की धारा 201 का अपराध बनता था। अतः पूछताछ के बाद हमने नरेश सेठी और रामू को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन अच्छा हो।